चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लास्ट लेक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे थे और टॉपिक में हमने लिवरेज के ऊपर बात की। तो लिवरेज का मतलब था क्या? रिस्क। भाई डेट का पैसा, उधार का पैसा, रिसोर्सेज जिसमें आपका फिक्स पैसा लगी रहे, उनको आप कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसमें से कितना फायदा ले सकते हो। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड लिवरेज। अब लिवरेज में हमने देखा कि दो टाइप्स है मेजरली, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब ये था कि जो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, एडमिन एक्सपेंस है, जो एनीवे लगना ही है, तो आप कम काम करो या ज्यादा काम करो, कम क्लाइंट्स को सर्व करो या ज्यादा करो, पैसा उतना ही लगने वाला है। तो हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम पैसा दे रहे हैं, प्रीमाइसिस है उसका रेंट भर ही रहे हैं, तो इस प्रीमाइसिस का ऑप्टिमम यूज करके हम अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को, सेल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। सेम विद द स्टाफ सैलरी। ये सैलरी फिक्स एक्सपेंस हर महीने देना है और अमाउंट डिसाइड हो चुका है। अब वो एम्प्लॉय से आप 2 घंटे काम कराओ या 10 घंटे, पैसा उसको उतना ही देना है। तो मैक्सिमम काम करवा के हम मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें, और हर एंटिटी ये काम करती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। उसको कितना पैसा दे दो, उसको लगता है कि यार मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं और काम ज्यादा करा रहे हैं, चाहे वो पैसे मंथली लाखों में क्यों ना हो, तो काम फिर उससे ज्यादा ही ले रहे हैं। तो वो तो साइकिल है, वो रहने ही वाला है, एंड दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, तो वो तो हमेशा रहेगा। तो वही बात यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज में की है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट। अब इसके लिए फॉर्मूला देखे थे, एक परसेंटेज चेंज पे डिपेंड कर रहा था, एक जनरल फॉर्मूला था। तो जो बेसिक था उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो ईबीआईटी है और जो कंट्रीब्यूशन है उसका रेशियो क्या है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज हाउ मेनी टाइम्स कंपेयर टू ईबीआईटी, वो हमने देखा। कंट्रीब्यूशन था क्या, मैंने आपको बताया, वे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे हटा दो, जो बचा वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब इसमें से हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं तो जो बचता है दैट इज समवेयर इक्विवेलेंट टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन में बेसिक डिफरेंस निकालना हो तो ये पॉइंट हमने देखा था। ये अगर परसेंटेज में बात करें तो भाई सेल्स में अगर 1% चेंज आता है तो ईबीआईटी पे कितना असर पड़ेगा, वैसी बात हो रही है। तो दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आपको परसेंटेज फॉर्म में या डिग्री के फॉर्म में पूछा हो तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, ये बात हुई थी। दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में उन्होंने ये बोला कि आपके पास जो फिक्स्ड लॉन्ग टर्म फंड्स पड़े हैं, डेट्स, चाहे वो डिबेंचर हो, डिपॉजिट्स हो, टर्म लोन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल 10 साल के लिए पैसा उठाया हुआ है, अब उसको यूज तो करना ही है, ठीक है, लौटाना है 10 साल के बाद। तो वो फंड्स को अगर ऐसे ही रखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट तो आपका फिक्स हो गया। तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स को आप यूटिलाइज करके अगेन अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, स्केल बढ़ाने की कोशिश करो। सो दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। डेट को यूज करके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करना, जिसमें हमेशा एक रिस्क एलिमेंट रहता है कि भाई इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स है, बट अगर आपका मार्जिन है उतना कि भाई ज्यादा अच्छा ईबीआईटी कमा सकते हो, तो फिर बेटर है कि आप करो। लिवरेज में पूरी दुनिया उधार लेके बिजनेस कर रही है, कोई गलत बात तो है नहीं, बट कितना उधार लेना है वो वेरिएबल है और सब्जेक्टिव है, और वो आपको ध्यान से करना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज हो गया। अब इसके जो फॉर्मूला देख रहे थे तो उसमें कंपैरिजन हो रहा था। देखो फाइनेंशियल लिवरेज में आप फॉर्मूला भी वैसे याद रख सकते हो। जो फाइनेंशियल लिवरेज की बात हो रही है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म डेट्स जो आपके पास पड़े हैं उसको यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो लॉन्ग टर्म डेट्स के सामने जो आपको पे ऑफ करना पड़ता है वो क्या है? इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो फॉर्मूला में भी आपको इंटरेस्ट वाला इंपैक्ट दिखेगा, उससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ईबीआईटी और ईबीटी ये दो फैक्टर्स है जिनमें इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, समझ आ रहा है। तो फॉर्मूला में वही लिया, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो आपका ईबीआईटी और ईबीटी का जो रेशियो है वो कितने टाइम्स है, दैट इज द फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर? ठीक है। इसके बाद भी इसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वाला फॉर्मूला। अब इसमें ये लोग फिर एक स्टेप आगे चले जाते हैं। बात वही है, ईबीआईटी और ईबीटी का ही पॉइंट है, लेकिन ईबीटी के बदले वो लोग ईपीएस तक जा रहे हैं, शेयर होल्डर के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो अगर ईबीआईटी में 1% चेंज आता है तो उसका अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, सेकंड फॉर्मूला। क्लियर? तो ये दो चीजों का कंपैरिजन हो गया। और तीसरा पॉइंट आया था कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज मतलब इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके या कंसिडर करके हमें लिवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग वाले में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसलिए वहां पे फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस था कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में, और यहाँ पे है आपके फाइनेंशियल डेट्स, तो उसमें इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो ईबीआईटी और ईबीटी। अब कंबाइंड लिवरेज में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंबाइंड लिवरेज विल हैव द इफेक्ट ऑफ बोथ द पैरामीटर्स, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज द फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डेट्स। क्लियर? फॉर्मूला में क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों को, उसी से आ जाएगा, कुछ नया नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लास्ट में बताए थे। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना है तो बता दो, कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूला ध्यान में है,
ठीक है, अब इसके बेस पे स्टार्ट करना है। तो इलस्ट्रेशन से पहले शुरू करते हैं ताकि थोड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है पेज 600 पे, वो देख लो। सॉल्व आपको ही करना है, मैंने अभी पूरा इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आप खुद से सम ट्राई कर सको। डेटा में क्या है मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें बोला है कंपनी ए और कंपनी बी है, सेल्स है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। वेरिएबल एक्सपेंस के लिए बोला है कंपनी ए का वेरिएबल एक्सपेंस का रेशियो 50% है। 50% किसका? सेल्स का। और कंपनी बी के लिए 25%। अब इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 1% सेल्स ऊपर नीचे होता है तो ईबीआईटी पे कितना असर पड़ता है, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसके लिए जो डेटा चाहिए पहले वो फाइंड आउट करो। अपने दोनों ढूंढ लेते हैं ना, ऑपरेटिंग लिवरेज भी ढूंढ लेते हैं और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी ढूंढ लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। भले उन्होंने मांगा नहीं है वो अलग बात है। पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वाला जो पार्ट है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा, उससे स्टार्ट करो। देख रहा हूं। आप कंपनी ए टू कंपनी बी कंपैरिजन कर सकते हो। ये कंपनी ए को बेस बना लो, उसका सेल 25 लाख है। अगर कंपनी बी पे जाते हैं या उसको कंसीडर करें तो उसका सेल 30 लाख है। तो अगर सेल में इतना इंक्रीमेंट हुआ है तो परसेंटेज में कितना है और ईबीआईटी में कितना फर्क पड़ा, ऐसा वो कर सकते हैं। और कुछ अवेलेबल नहीं है। नहीं, एक्चुअली इसमें आइडियली तो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इन्होंने सॉल्यूशन में से ऑपरेटिंग लिवरेज ही निकाला है। स्टिल आपको एक बार से कंपैरिजन करना है तो ए टू बी कर सकते हैं, बाकी वापस पे बी के लिए अलग से नहीं होगा। हाँ, चेंज देखना है तो दो कंपनीज में एक्चुअली अगर ऑपरेटिंग लिवरेज में परसेंटेज वाला क्वेश्चन बनाना होगा ना तो वो लोग ऐसे देंगे कि प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर का डेटा फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा कुछ होता ना। कंपनी ए के लिए 2024-25 के नंबर्स
कंपनी बी के लिए 24-25 के नंबर, तो आप डिग्री निकाल सकते थे कि कंपनी ए 24 से 25 में बढ़ी तो उसका इतना सेल चेंज हुआ तो ईबीआईटी पे इतना असर पड़ा, तो लिवरेज कितना है। बट अब यहाँ पे एक्चुअली आइडियली वैसा कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज ढूंढ लो, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों कंपनी का ढूंढा जा सकता है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हम कंपैरिजन किससे करें, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो एक ही बार हो पाएगा, जिसका सेल कम है उसका दूसरे से कंपेयर कर लो, उससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो तो भी ठीक है, डिग्री वाला पॉइंट एक्चुअली नेसेसरी नहीं है, तो अभी इसमें जाने दो, क्वेश्चन वैसे बनाया नहीं उन्होंने, अपने कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों का आ गया, कंपनी ए का कितना आ रहा है आपका 2.5 आ रहा है, और कंपनी बी में कितना आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में सेफ कंपनी कौन सी है और रिस्की कौन सी है। कंपनी ए लेस रिस्की है, मोर रिस्की है, या वाइस वर्सा है, रिस्क कैसे पता चलेगा। चलो 2.5 और 3 आपका आ गया, बट व्हाट डज इट इंडिकेट, कंपनी बी ज्यादा रिस्की है, बोलो। लिवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क होता है, तो जितना नंबर हायर होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में भी देखो वही लिखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ ए, कंपनी बी हैज अ हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट may vary proportionately with sales is higher for company B as compared to company A। जो वेरिएबिलिटी है वो कंपनी बी में ज्यादा है, इसलिए उसका ऑपरेटिंग लिवरेज आपको जो है वो हायर दिख रहा है। तो लिवरेज मतलब रिस्क, जितना ज्यादा लिवरेज मतलब उतना ज्यादा रिस्क, वैसा। तो कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है अगर आपको ये बताना है, तो आप सिंपली ये देख सकते हो कि लिवरेज का जो नंबर है वो किसका हायर है, जो ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है, सिंपल। तो ये कंक्लूजन होगा, आपको एक लाइन में लिखना है, लिवरेज का मतलब रिस्क होता है, और जो कंपनी का लिवरेज ज्यादा है वो कंपनी ज्यादा रिस्क ले रही है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है, बट रिस्क फैक्टर भी उतना बढ़ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट सबका। नेक्स्ट देखें 6th वाला, ये फाइनेंशियल लिवरेज पे है, ट्राई कर सकते हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक ही पर्टिकुलर कंपनी है और आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है।
हो गया क्या 6 वाला? कोई डाउट किसी का? बोलो क्या हो? हाँ बोलो क्या डाउट है? इंटरेस्ट माइनस करेंगे ना, सीधी बात है। और कुछ इंटरेस्ट तो उसी चीज में दिया जाता है ना, इक्विटी। वो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस इज डिविडेंड नॉट इंटरेस्ट। वो आफ्टर टैक्स होता है, इसलिए सिर्फ डेट पे आएगा ना, इसीलिए। बाकी सबका इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट आ रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज कितना है एकदम बेसिक समझ आई। एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो भी आप स्टार्ट करो। कुछ नहीं करना है, ईपीएस गिनना है, बेसिक सम है प्रैक्टिस के लिए, और कुछ भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर गिनना है दोनों कंपनीज का, कैलकुलेट करके बता दो क्या हो रहा है। कैश फ्लो कैसा है वो आपको बताइए, मेरा कुछ भी काम नहीं है उसमें। अभी सॉल्व कर लो, फिर आगे देखते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो बताना।
बोलो भाई, इलस्ट्रेशन 7 का क्या हुआ? हो गया? कुछ नहीं आया? कुछ क्वेरी है, सॉल्व कराना है तो बताओ। कंप्लीट? तो देखें आगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। आगे वाले कंसेप्ट भी अच्छे हैं। पेज नंबर 604 पे है अगला टॉपिक। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। चलो अब ध्यान देना, बातें करना बंद ध्यान दो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट करके बोला हुआ है। ये बोल रहे हैं कि इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS इज जीरो। बहुत सिंपल आंसर, एक लाइन में अंडरलाइन कर लेना उस सेंटेंस को। इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS इज जीरो। तो इसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलना ये चाह रहे हैं कि आपने जितना पैसा कमाया उससे आपकी सारी फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो गई, बट उसके बाद आपके पास एज अ शेयर होल्डर कुछ नहीं बचा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे जो EBIT आपने अर्न किया उसमें से इंटरेस्ट पूरा पे ऑफ हो गया, किसी का कुछ बाकी नहीं। उसके बाद टैक्सेस भी शायद नहीं रहे होंगे, क्योंकि वही पॉइंट पे EBT जीरो हो गया होगा, टैक्स जीरो हो गया, तो उसके बाद अर्निंग पर शेयर के नाम पे कुछ नहीं बचा। तो EPS जिस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, EBT के जिस पॉइंट पे EPS जीरो होगा, दैट विल बी द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वैसा तो एकदम सिंपल टर्म्स में इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखो EBIT और EPS का अपना एक रिलेशन है। EBIT जितना भी आएगा उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद EBT बचेगा, EBT में से टैक्स जाएगा, फिर PAT बचेगा, PAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, उसके बाद कुछ इक्विटी वालों के लिए बचेगा। जब वो इक्विटी वालों के लिए जो अमाउंट बचता है उसको जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। अब एक पॉइंट तो EBIT का ऐसा आया होगा ना जिसकी वजह से EPS जीरो हो जाए। EBIT ऊपर नीचे होगा, EPS भी कम ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो अगर EBIT रिड्यूस होता है तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने के बाद कुछ ना बचे। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया, जीरो, बस। तो हमने एग्जैक्टली उतना ही कमाया जितना हमें फाइनेंस कॉस्ट पे करना था, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो जब EBT जीरो है तो टैक्स तो आया ही नहीं, तो आपका PAT भी जीरो हो गया। PAT जीरो तो प्रेफरेंस वालों के लिए कुछ नहीं बचा, इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचा, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गई, जीरो। समझ आ रहा है? तो दैट पॉइंट ऑफ EBIT वेयर EPS बिकम जीरो, दैट इज फाइनेंशियली ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा नहीं हुआ, जेब से कुछ गया भी नहीं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा। सिर्फ डेट देने वालों ने अपना ब्याज कमा लिया, कंपनी के जो मालिक हैं उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। दैट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इतनी स्टोरी है, इसमें से ज्यादा कुछ बोला नहीं उन्होंने। अब यही चीज एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। कैलकुलेशन बता रहे हैं तो देखना है, तो हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें बोला इक्विटी शेयर की वैल्यू दे रखी है, 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ओके। 12% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख रुपए के, अगेन फेस वैल्यू 100 रुपए। डिबेंचर्स के नाम पे 10 लाख रुपए आपने रेज कर रखे हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज, और इंटरेस्ट का रेट है 10%। आपका टैक्स का रेट है 40%। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मतलब हमें EBT ढूंढना है जिस EBT में EPS जीरो होगा, दैट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो हमें पता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि इक्विटी वालों के लिए कुछ नहीं बचा होगा। स्पेसिफिक बात की थी EPS की, दैट डज नॉट मीन कि EBT भी जीरो ही होगा, वो तो एक मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। ये जो अपना कैश फ्लो है, EBIT में एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट दैट इज EBT, इसमें से हम पे करते हैं टैक्स, फिर बचता है PAT। PAT में से हम पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद जो बचता है ना, दैट इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट पे बात हो रही है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये जो अमाउंट है इसके बेसिस पे फिर निकलता है EPS, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज EPS। समझ आया? ये EPS अगर जीरो है तो हमें देखना होगा EBIT क्या है। तो द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ EBIT एट विच EPS बिकम जीरो, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब डिपेंड करता है कि भाई डेटा में क्या दे रखा है। अपने सम में इन्होंने डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो डिबेंचर्स दे रखे हैं मतलब इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो आएगा।
इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो ये डिविडेंड वाला पॉइंट भी आएगा, समझ आ रहा है। तो उसके बाद ये जो अमाउंट बचता है ना वो हमारे लिए मैटर करता है, समझ आए। तो कैलकुलेशन करते टाइम ये दोनों फैक्टर्स को हमें गिन के चलना है। अब डेटा में क्या दिया है उसके बेसिस पे समझ लेते हैं। बोले आप ये फाइंड करो, फाइंड आउट ईबीआईटी, ये आपका क्वेश्चन है। ईबीआईटी ऐसा फाइंड करो जहाँ पे ईपीएस 0 हो जाए, मतलब ये पूरा पे ऑफ हो जाए, ये भी पूरा पे ऑफ हो जाए, बट इनके लिए कुछ ना बचे। आइए बात समझिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो समझाया ना, तो मैंने इस बात को इग्नोर किया था। मैंने आपको सिर्फ बोला कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे करने के बाद कुछ नहीं बचा, बट अगर एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो हम इस पॉइंट को देखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया, समझ आया। बट ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है और ये 0 नहीं है, बात समझ आ रही है। तो ये कितना है वो फाइंड आउट करना है अपने को इस सम में, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। अब वो डेटा पे डिपेंड करेगा क्या क्या अवेलेबल है, रिवर्स ही जाना पड़ेगा ना। ईपीएस 0 होने का मतलब ये 0 है, समझ आ गया। यहां से रिवर्स जाना पड़ेगा तो जाके आपको ईबीआईटी मिलेगा। ये बेसिक है जो हम करने वाले हैं। अब यहां से रिवर्स जाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्सेशन, इंटरेस्ट, तो ये हम रिवर्स में जा पाएंगे, समझ आ रही। तो सबसे पहले देख लो प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे कितना दिया होगा। प्रेफरेंस शेयर्स है कितने रुपए के, 5 लाख। उनको कितना डिविडेंड कमिट किया, 12%, मतलब कितना हो गया, 60,000 हो गया। ये आफ्टर टैक्स होता है कि बिफोर टैक्स, पहले पे होता है कि बाद में, आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अगर मुझे 60,000 रुपये डिविडेंड के तौर पे एक्चुअल में प्रेफरेंस वालों को देना है तो कमाया तो उससे ज्यादा होगा ना, ठीक है, टैक्स काटने के बाद ये बचा होगा, बात समझ आ रही है। तो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज 60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। बट इसके पहले जो टैक्स पे किया होगा वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवर्स में जाना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे 60,000 देना है, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम पे भी 60,000 ही आया होगा। मैंने सारा प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, 0 हो गया, चलो ये सॉर्टेड है। बट मेरा ईबीटी कितना होगा मालूम पड़ेगा। टैक्स का रेट क्या दिया हुआ है, अगर टैक्स का रेट 40% है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अगर 100 रुपए कमाए होंगे तो 40 रुपए टैक्स गया होगा और बचा होगा यहाँ पे 60, ये 60,000 के बराबर हो गया, समझ आ रहा है। तो ईबीटी कितना रहेगा फिर, 80,000, नहीं 1 लाख रुपए, और नहीं पता चल रहा है, 60 और 60,000 बराबर है तो 1 लाख होगा ना, समझ आ रहा है। तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने दिया है ना 60,000 रुपीज, इसको अगर मैं बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60%, समझ आ रहा है, उसको 100 पे लाना पड़ेगा। वैसे मैं प्रॉपर्ली लिखवा देता हूँ, एक बार से समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो ये 60,000 अगर पीएटी है और ये प्रेफरेंस डिविडेंड के बराबर है, लास्ट में 0 होने वाला है, तो जो ईबीटी है वो कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा, समझ आया। अच्छा इंटरेस्ट भी तो चुकाना था ना, उसका क्या डेटा है, हाँ 10 लाख रुपए की डिबेंचर है ना, उस पे 10% इंटरेस्ट, मतलब कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो ये इंटरेस्ट अगर इसके ऊपर मैं ऐड कर दूं तो उसके ऊपर का अमाउंट ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। अब इनके नंबर्स मैच नहीं हो रहे ना, उसका रीजन है सम में एक्चुअली मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है पता है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो अपना 60,000 है ना, इन लोगों ने 6 लाख ले लिया सीधा, वो गलत है, तो उस वजह से पूरा सम ही बदल गया, तो उनका सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा। अब मैंने बहुत रफली लिखा है, मैं थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, कैसे आपको ज्यादा समझ नहीं पड़ रहा होगा क्या चल रहा है। फॉर्मूला पे तो जाएंगे, वो तो अपनी जगह है, पहले हो क्या रहा है उस पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक से आपको समझा देता हूँ। देखो ये पूरा फ्लो है, अल्टीमेटली पूरा कैलकुलेशन ऐसे होती है, इसमें सब कुछ ही आ गया। तो मैं सिर्फ वो फॉर्मूला वाली बात पे नहीं जा रहा, आपको पूरा कैश फ्लो ही समझा रहा हूँ। बात ये है जो इनडिफरेंस या सॉरी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है, जो अपना टॉपिक है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे ऐसा बोल रहे हैं आपको ईबीआईटी की एक वैल्यू ढूंढनी है जिसपे ईपीएस होगा 0, ठीक है। कि भाई अपने डेटा के हिसाब से ईबीआईटी कितना होना चाहिए कि ईपीएस एग्जैक्टली 0 हो जाए। अब ईपीएस तक जाने का रास्ता, ये सब रिवर्स में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने भी हो, चलो ठीक है,
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स भी तो जीरो ही होगा, नंबर ऑफ शेयर्स तो बाद में डिवाइड होते हैं, प्रॉफिट जीरो ही होगा ना इक्विटी वालों के लिए, तभी तो ये पॉइंट आएगा। बात समझ आ रही है? हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स में जाऊंगा। अब मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कितना हो रहा है, तो वो आपके सम में जो डेटा दे रखा है उस हिसाब से, और उसमें डेटा में उन्होंने दिया है कि 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है। उस पर आपने डिविडेंड देने के लिए उनको कितना कमिटमेंट दिया, 12%, तो डिविडेंड कितना हो गया, 60,000। अब सम में उन्होंने गलती से 60,000 के बदले 6 लाख ले लिया, तो स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया, ठीक है। तो अपने तो जो डेटा है उस हिसाब से चलेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 60,000 दिया है और उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो इम्प्लाइड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 60,000 ही होगा, सिंपल। अगर ये 60,000 है, दिस इज आफ्टर टैक्स, जितना भी आपकी अर्निंग थी उसमें से 40% टैक्स माइनस किया तो जाके बचा 60,000, ये वाला। बात समझ आई? तो ये अर्निंग कितनी होगी मिलेगा, अगर ये 60,000 है तो ये कितना होगा, ईबीटी पता चलेगा 1 लाख, ठीक है। आपको खाली कंपैरिजन करना है कि भाई ये जो 60,000 है दिस इज एट 60%, तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है कितना हो गया, 1 लाख, समझ में आया। और टैक्स के नाम पे आपने कितना पे किया, 40%, तो ये बचा 60,000। बात समझ आई? अब दिस इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ये कैसे आया होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद। इंटरेस्ट कॉस्ट है कितना, वो कैसे पता चलेगा, डिबेंचर्स की बेसिस पे। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू या टोटल वैल्यू कितनी है, 10 लाख, तो 10 लाख पे 10%, तो इंटरेस्ट के नाम पे आपने कितना दिया होगा उनको, 1 लाख। ये इंटरेस्ट कॉस्ट अगर 1 लाख रुपीज थी, तो ईबीआईटी कितना रहा होगा, ये 2 लाख रुपए। बोलो समझ आया? तो ईबीआईटी 2 लाख रुपीज जो है, इट इज द पॉइंट एट विच अल्टीमेटली दिस अर्निंग्स विल बी जीरो, ठीक है। पता चला? तो ये कंडीशन है यार। बोलो कुछ क्वेरी? मैं रिवर्स में गया हूँ, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ कैश फ्लो का यूज किया है कि हमारा जो एंड में अमाउंट है ईपीएस वो जीरो आना चाहिए, बाकी बीच की सारी डिटेल्स हमें अवेलेबल है। रिवर्स जाके हमने देख लिया कि आइडियली ईबीआईटी कितना होना चाहिए ताकि हमें मिल जाए। अब अगर आप ये नंबर से वापस टैली करना स्टार्ट करोगे तो ये कैश फ्लो आएगा कि 2 लाख का ईबीआईटी लिया, पहले इंटरेस्ट चुकाया, इंटरेस्ट में से टैक्स पे किया, टैक्स में से फिर डिविडेंड पे किया, अल्टीमेटली कुछ नहीं बचा, तो इक्विटी वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा, ईपीएस हो गया जीरो। बोलो बात समझ आई? तो ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करके भी हम गिन सकते हैं। अब आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा तो इसी में से, नया तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, इन्होंने कुछ किया। बात वही है। अब देखो ये चीज आपके सामने ना, ये ज्यादा क्लैरिटी से लिखी है मैंने, फॉर्मूला याद करने वाली चीज है ये, तो मैंने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है। पर आपको वो फॉर्मेट अगर चाहिए कि हाँ भाई फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो क्या करें, तो जो ईबीआईटी का पॉइंट आपको ढूंढना है उसमें जो यहाँ पे किया वही करना पड़ेगा। एक तो देखो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है वो, और जो प्रेफरेंस वालों को आपने डिविडेंड दिया ना उसको आपको बिफोर टैक्स लेके जाना पड़ेगा। ये किया ही आपने, इसलिए मैंने पहले वो समझाया। देखो इंटरेस्ट के नाम पे कितना चुकाया आपने, 1 लाख रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, 60,000। इसको अगर बिफोर टैक्स करेंगे, देख लो ये भी 1 लाख आएगा, वही 60,000 डिवाइड बाई 60%, वही कर रहे हो आप। मैंने आपको एक्चुअल कैलकुलेशन ही करा दिया, ये भी तो 1 लाख ही आएगा। ईबीआईटी कितना हो गया, 2 लाख, कंप्लीट। ये चीज है। बोलो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट चाहिए कि हाँ ऐसे लगा देंगे हो जाएगा। तो ये जो आपका ईबीआईटी है ना, इसको अपने बोलेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो यहाँ काम खत्म, बट आपको चाहिए कि फॉर्मूला में हमने एक्चुअल में किया क्या, तो भाई हमने ये किया, तो दोनों आपके सामने, तो ये लिख लो। तो फॉर्मूला तो बुक में दिया हुआ है बट ये लिख लो, नीचे उन्होंने कैलकुलेशन करवाया भी है, भगवान जाने कहाँ से आंसर दिया है, पहले भी करा दिया बोलो गलत आंसर में। ये टैलेंट या तो आपके पास है या फिर इंस्टीट्यूट के पास, मेरे पास नहीं है, ठीक है। नोट कर लो उसको फिर देख के आगे।
बोलो भाई, हो गया? कुछ नहीं समझ आया, पूछना हो कुछ? ये पूरा क्लियर है? तो फिर बाद में लास्ट में फॉर्मूला तो है ही आपके पास। हाँ नहीं, वो कंक्लूजन में चलता है। अब आपको बैकएंड में पार्ट पता है तो आप ये लगा सकते हो, तो वो डायरेक्ट नहीं चलेगा, कंक्लूजन में चलता है। उसमें ऐसा थोड़ी कि फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत है, बट ये बैकएंड में क्या हो रहा है वो आपको पता है ना, तो उसके बाद फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में अल्टीमेटली सॉल्व करते टाइम करना आपको यही है। तो आपने ये लिख दिया, सॉल्व कर दिया, कंप्लीट है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बैकएंड में प्रोसेस क्या हो रहा है वो समझ आना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा भी घुमा के पूछा और अपने को इसके बाहर कुछ नहीं पता है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। और वो उनको मालूम होता है कि कंसेप्ट वाला पार्ट पूछना ही है, तो कुछ ना कुछ आएगा समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट 605 पे देखो, इंडिफरेंस पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा ही पार्ट है, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ऐसे ही है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट था ना, वैसे ये भी इंडिफरेंस पॉइंट है, बट कंसेप्चुअली बात इंटरेस्टिंग है, तो समझ लो क्या हो रहा है। चलिए देखें, देखो फॉर्मूला पे अगेन लास्ट में जाते हैं, लिखा तो है उन्होंने, बट कंसेप्ट वाइज क्या हो रहा है वो देख लो। तो EBIT या फिर अपना EPS, डेट का यूज, कैपिटल का यूज, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ों पे अपने बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे EPS पे कोई असर नहीं पड़ता है, आप कितना डेट लेते हो, कितना इक्विटी, EBIT की जो वैल्यूज है वो प्लस माइनस होती रहती है। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडिफरेंस। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे EPS विल हैव नो इम्पैक्ट, आप कितना डेट लेते हो, कितना इक्विटी लेते हो। लेकिन फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं, EBIT बढ़ता जाता है, तो एक पॉइंट पे क्या हो जाता है कि EBIT बढ़ने की वजह से डेट लेना सस्ता पड़ता है। अपन ने पता है पीछे एक सम किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद उसे याद आ जाए। पेज नंबर 597 पे देखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। मिला? पता है वो बहुत बड़ा सा सम था, अलग अलग EBIT के लेवल थे, अलग अलग डेट इक्विटी रेशियो था, मुझे ध्यान है। कुछ वही बात यहाँ पे हो रही है, मैं अभी कोई नंबर्स नहीं ले रहा हूँ उसमें से, बट बात वही हो रही है। हमने क्या किया था, डेट और इक्विटी का रेशियो जो है वेरी किया था, अगर आपको ध्यान हो, 4 पॉसिबिलिटीज देखी थी, 100, 0, 25, 75, 50, 50 वैसे किया था। और EBIT के लेवल्स देखे थे, 5000, 7500, 12500, 15000 वैसे किया था। अब जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि भाई डेट इक्विटी मान लो 25, 75 है और EBIT 5000 है, तो EPS क्या होगा, वैसे किया था। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन देखे, तो 597 पे अपने को कंक्लूजन वाला टेबल मिला था। तभी भी हमने सारे सॉल्व नहीं किए थे, 2-3 करवाए थे, फिर आपको बोला था कि वो टेबल में से देख लो। अब वो टेबल का जो आउटकम था वो एक बार रेफर कर लो, कि भाई जैसे अपना डेट का लेवल कुछ भी अज्यूम कर ले, मान लो 75% हमने डेट लिया है और EBIT 7500 है, तो EPS कितना आ रहा है, 0। तो ऐसे ही EPS के लेवल देख लो, जैसे जैसे आप डेट और इक्विटी चेंज करोगे, EBIT चेंज करोगे, EPS के लेवल चेंज हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही? इस पॉइंट को ध्यान में रख के आपको टॉपिक पे वापस आ जाओ, आपको बात समझ आएगी। अब देखो इंडिफरेंस पॉइंट की थियरी में क्या बोल रहे हैं, इट इज द पॉइंट एट विच डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियोज, डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियोज का मतलब कंपनी ए का डेट इक्विटी रेशियो अलग, कंपनी बी का डेट इक्विटी रेशियो अलग, या एक ही कंपनी में 2 सिनारियो अज्यूम कर लो, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे EPS सेम आएगा। ऐसा हो सकता है EBIT कुछ वैल्यू होगी, डेट का कुछ रेशियो होगा, इक्विटी का कुछ रेशियो होगा, तो 2 अलग अलग डेट इक्विटी रेशियोज पे एक पर्टिकुलर EBIT पे सेम EPS आ सकता है। दैट पॉइंट इज इंडिफरेंस पॉइंट, कि EPS को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, लेकिन EBIT के डिफरेंट लेवल्स पे EPS सेम आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट। लेकिन उसके बाद जब EBIT बढ़ता है तो ज्यादा डेट लेने से इवन आपका EPS बेटर हो जाता है, ज्यादा डेट लेने से EPS बेटर हो जाता है। उल्टा नहीं हो गया कुछ, ज्यादा डेट लेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा जाएगा तो इक्विटी वालों के लिए तो कम बचेगा ना। तो डेट ज्यादा लेने से अर्निंग पर शेयर कैसे इंप्रूव हो जाता है, वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। EBIT देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल है। डेट फिक्स हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेट पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कैसा रहता है, फिक्स ही रहेगा। अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए का डेट ले रखा है और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट तो 1 लाख रुपए फिक्स है ना। अब एक पॉइंट पे EBIT आपका कुछ अमाउंट का है, इंटरेस्ट उसमें से कितना जा रहा है, 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर ये EBIT बढ़ भी जाए तो भी इंटरेस्ट कॉस्ट तो 1 लाख ही रहेगा ना। तो यहाँ पे लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि एक पॉइंट पे ना EBIT जब बढ़ना शुरू होता है तो जो इंटरेस्ट है वो तो उतना का उतना ही रहने वाला है, तो अल्टीमेटली ना आपका अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाता है।
अब अगर आप थोड़ा बहुत और डेट बढ़ा भी लो, थोड़ा सा डेट बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ईबीआईटी जिस स्पीड पे बढ़ा, इंटरेस्ट कॉस्ट उस स्पीड पे नहीं बढ़ा। ये गैप देख रहे हो, बढ़ता जा रहा है। तो ईबीआईटी बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहा है, काफी ऊपर ग्राफ जा रहा है, लेकिन जो आपका डेट है उसका जो इंटरेस्ट है वो उतने पेस पे नहीं बढ़ रहा है। ये इसका ग्राफ है। तो ये गैप देख रहे हो, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, देखो ये बढ़ता जाएगा, समझ आ रहा है। जब ये गैप बढ़ेगा ना, तो आपका जो ईपीएस है ना, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बेटर होता जाएगा। बात समझ आ रही है? डेट बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन जितना डेट का बर्डन बढ़ रहा है ना, ईबीआईटी उससे ज्यादा पेस पे बढ़ रहा है। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, और जितना ये गैप बढ़ता जाएगा, आपका अर्निंग पर शेयर अल्टीमेटली जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। ये बात समझ आ रही? ये कंसेप्ट ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट। कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, अब देख लो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, वो सेंटेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं। Indifference level is the level of EBIT beyond which the benefits of financial leverage will begin to operate with respect to EPS। ठीक है, EBIT का एक लेवल जहां पे आपको फाइनेंशियल लेवरेज के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप ज्यादा डेट लेते भी हो ना, तो ये सिनारियो क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली आपका ईपीएस इंप्रूव करेगा, इवन दो यू आर गोइंग फॉर डेट। ज्यादा डेट लेने के बाद भी ईपीएस बेटर हो रहा है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, इफ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EBIT exceeds the indifference level of EBIT, the use of fixed charge sources, that is debt, would be favorable from the point of view of EPS. In a nutshell, financial leverage is favorable and leads to an increase in the EPS। उधार लेने से भी EPS बढ़ेगा, और ये क्यों होगा ये आपके सामने, बस इतनी सी बात हो रही है। अब इस चीज को इवेल्युएट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे दिया नीचे। वो फॉर्मूला देखो, कुछ भी नया नहीं, अपन ने बहुत बार डिस्कस किया। फॉर्मूला में देखना क्या बोला है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या बचा होगा, EBT इंटू 1 माइनस टैक्स। EBT में से टैक्स माइनस करो तो क्या बचता है, PAT। तो ये अल्टीमेटली दिस इज PAT। PAT में से माइनस किया प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, इसलिए वो PD लिखा हुआ है। तो वो माइनस करने के बाद क्या बचा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो ये जो न्यूमरेटर में जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये पता है क्या है, आपको यहां से बता देता हूँ। ये और कुछ भी नहीं किया है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया, इसमें से टैक्स माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया। तो ये जो न्यूमरेटर है वो ये है। बात समझ आ गई? अब ये कैश फ्लो तो आपको पता ही है, तो फॉर्मूला याद करने जैसा पार्ट ही नहीं रहा। डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते तो क्या आता है, तो ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का, EPS। सिंपल, ठीक है। देखो, एक साइड पे लिखा है प्लान ए, दूसरी साइड पे लिखा है प्लान बी। मैंने आपको बोला ना, दो अलग अलग डेट कैपिटल रेशियो वाले सिनारियो में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे EPS सेम होगा। यही तो बात शुरू की थी, EPS विल बी सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, प्लान ए का EPS इक्वल टू प्लान बी का EPS, उसके अंदर छुपा हुआ EBIT। तो एक पर्टिकुलर EBIT पे EPS दोनों का सेम आ जाएगा। वो EBIT कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, उसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो फॉर्मूला वाइज इन्होंने लिखा है, इसको अगर उसी फॉर्मेट में अपन लिख दें, तो भाई हमें क्या करना है, EPS ऑफ प्लान ए विल बी EPS ऑफ इक्वल टू EPS ऑफ प्लान बी एट सम पॉइंट ऑफ EBIT। अब वो EBIT क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो EPS का फॉर्मूला क्या है वो तो आपको पता ही, वो कैश फ्लो अपन ने देख ही लिया, EBIT माइनस इंटरेस्ट दैट इज EBT, EBT माइनस टैक्सेशन दैट इज PAT, और PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज द इक्विटी अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, वही है। तो यहाँ पे इन सब में हमारा EBIT जो है ना वो अननोन है दोनों तरफ, फिर इक्वेट करके निकाल लेंगे। बात समझ आ गई? तो ये अपने कैलकुलेट करके देखना है। अब इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 में ना कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो इस चीज का एप्लीकेशन समझ आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 का डेटा पढ़ लेते हैं पहले। अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले ऑफ ₹400 lakhs। The required amount to be raised either fully by equity shares, या तो पूरा 400 लाख या 4 करोड़ आप इक्विटी शेयर से रेज कर लो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 करोड़ के इक्विटी, 2 करोड़ का लोन। लोन लोगे तो 15% इंटरेस्ट। ऑप्शन दे रखा है, टैक्स रेट 40% है। कैलकुलेट द फिगर ऑफ EBIT दैट वुड कीप द इक्विटी इन्वेस्टर्स इनडिफरेंट टू द टू ऑप्शंस। आपको EBIT का वो लेवल ढूंढना है कि इक्विटी वालों को फर्क ही ना पड़े कि आप आधा डेट लेते हो या पूरी इक्विटी लेते हो, इनडिफरेंस पॉइंट ढूंढना है। तो EBIT की एक ऐसी वैल्यू जिसपे दोनों में EPS सेम है। इन्वेस्टर्स को कब फर्क नहीं पड़ेगा, जब उनकी कमाई पे असर नहीं पड़ेगा।
इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि यार देखो हमारा ना अर्निंग पर शेयर बिगड़ना नहीं चाहिए, आपको उधार लेना है उधार लो, ब्याज भरना है ब्याज भरो, कैपिटल रेज करनी कैपिटल रेज करो, हमें नहीं समझ आती, लेकिन हमारी पर शेयर कमाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन में जाओ। तो पहला ऑप्शन जैसे अपने ए मान रहे हैं, तो इसमें ऐसा है कि पूरे 400 लाख के शेयर्स। प्लान बी में क्या है, 200 लाख के शेयर्स और 200 लाख की डेट। समझ आ गया? तो बोला ये दोनों में से जो करना है करो। इन्वेस्टर बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसा एक पॉइंट ढूंढो ईबीआईटी का जिसपे दोनों सेम है। क्लियर बात समझ आई? वही पॉइंट हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये ईबीआईटी वाला पूरा कैश फ्लो लगा के देख लेंगे, बात खत्म। अच्छा ईबीआईटी है कितना वही तो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। तो आपको मैथ्स वाला रूल पता ही है, जो चीज अननोन है उसका क्या करें, एक्स। ठीक, बस। तो फाइंड एक्स, नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट ठीक है। एक्स कौन ढूंढता है, वाई ढूंढते हैं लोग। चलो हाँ, तो ईपीएस आपका प्लान ए में और ईपीएस प्लान बी में, ये आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वाइज वैसे ही चलना पड़ेगा। कैश फ्लो ऐसे ही लिख देता हूँ तो भी ठीक है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी माइनस टैक्सेशन दैट इज पीएटी और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके बाद बचा इक्विटी वालों के लिए जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट में लिखा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाएगा ईपीएस। यही आपका फ्लो है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो था, फर्स्ट ऑप्शन वो मान लेते हैं जहां पूरा 400 लाख हमने इक्विटी के फॉर्म में रेज किया, और सेकंड ऑप्शन वो मानेंगे जहां पे 200 लाख जो है वो इक्विटी है और 200 लाख का डेट है एट इंटरेस्ट रेट 15%। क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पे ईपीएस क्या आएगा और यहाँ पे ईपीएस क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है। ईबीआईटी तो पता ही नहीं है ना, ठीक है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ है यहाँ पे नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट 0, तो ईबीटी भी तो एक्स बचेगा। टैक्सेशन के नाम पे कितना रेट बोला, 40%। क्या करें अब, एक्स में से 40% माइनस करना है, तो 40% अगर लेस करेंगे तो बचेगा क्या, ऐसे बोल सकते 0.6x। समझ आता है ये? क्या किया, ये 1x है, 1 में से 0.4 माइनस किया तो क्या बचा 0.6x। तो आपको स्कूल का मैथ्स याद आ रहा होगा, ऐसे सब मुसीबत झेल के आप यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे कुछ है सम में, कुछ नहीं है ना, तो ये भी माइनस हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, 400 लाख टोटल रेज किया हमने, और 100 रुपए का एक शेयर है ना, वो बोला हुआ है इक्विटी एट फेस वैल्यू ₹100। इस वजह से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने ले रहा हूँ, 4 लाख। समझ आ गया ना, 400 लाख की कैपिटल, 100 रुपए का शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 4 लाख। तो ईपीएस कितना आएगा, 0.6x डिवाइड बाई 4 लाख। बात खत्म। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का ईपीएस। अब इसको हमें कंपेयर करना होगा सेकंड पार्ट वाले के साथ, तो सेकंड पार्ट में भी ईपीएस इसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा, बट इसमें आपको ये वाला कैलकुलेशन देखना है, 200 लाख की इक्विटी और 200 लाख का डेट एट 15%। ट्राई करके देखो क्या आता है ईपीएस, ऐसे कुछ अजीब सा ही आएगा, फिर कंपैरिजन करेंगे। ट्राई तो करो, नहीं आता तो मैं कराता हूँ। बोलो, कुछ पता चल रहा है? थोड़ा मैं लिख देता हूँ साथ साथ। ईबीआईटी आपका एक्स अज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं है कितना है। इंटरेस्ट कॉस्ट 30 लाख,
कैसे आया पता चला? 200 लाख का 15%, x माइनस 30 लैक्स, दिस इज EBT माइनस टैक्स। देखो 40% टैक्स माइनस कर दोगे आप तो जो बचेगा वो 60% बचेगा। तो जो PAT होगा दैट विल बी x माइनस 30 लैक्स इंटू 0.6, सिंपल टर्म्स में 60% बचा ना, सिंपल कर देते, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 0.6x माइनस 18 लैक्स, ये आ गया, दिस इज PAT। प्रेफरेंस डिविडेंड जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये बचा इक्विटी वालों का प्रॉफिट, ये भी सेम ही होगा 0.6x माइनस 18 लैक्स और डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, कितने होंगे यहाँ पे? 2 लैक्स। यहाँ 4 लाख शेयर थोड़ी होंगे, कैपिटल आदि इक्विटी वाली, समझ आया? तो इससे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी EPS और प्लान बी 0.6x माइनस 18 लाख डिवाइड बाई 2 लैक्स। सही है। अब ये दोनों EPS हमें कंपेयर करने होंगे ताकि वो EBIT वाला पॉइंट मिल जाए जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इन डिफरेंस पॉइंट पे EBIT दोनों का सेम, या जो भी EBIT होगा उस पर EPS में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कैलकुलेशन है। तो कंपैरिजन करना है, तो 0.6x डिवाइड बाई 4 लाख इज इक्वल टू 0.6x माइनस 18 लाख डिवाइड बाई 2 लाख। ये था ना, वैल्यूज देख लेना भाई, पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब तो काट पीट करनी फटाफट, हो गया खत्म। ये मत काट देना डायरेक्ट। हाँ, मैंने सुना है ऐसा भी कि सर ये भी तो काट दो डायरेक्ट, मतलब खत्म हो गया, फिर क्या कंपैरिजन करोगे, ऐसा मत कर देना। 0.6x, ये 2 सामने चला जाएगा, ये जाएगा। हाँ, निकालो यहाँ से x कितना आ रहा है। 60 lakhs, दिस इज EBIT। तो EBIT जो 60 लाख रुपीस का रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट पे EPS सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पे आप ऑप्शन ए में जाओ 400 लैक्स या ऑप्शन बी में जाओ 200 प्लस 200, अल्टीमेटली EPS पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतना EBIT आपको उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, ये बोला हुआ है। ठीक है, ये इनडिफरेंस पॉइंट हो गया। बोलो, अब बात समझ आई? क्लियर है? अब लेवरेज अपनी जगह अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक भी उतना ही मैटर करेगा एग्जाम के लिए, बिकॉज सम्स आपको इसमें मिलेंगे और डेफिनेटली क्रैकर में भी इसके ऊपर सम्स दिए हैं, पास्ट एग्जाम में पूछा है। अब वो लेवरेज पे आप सारा कैलकुलेशन करके गए, टॉपिक छोड़ दिया, सम इसमें से आ गया, खत्म हो गया काम, पूरा चैप्टर चला जाता है। एक सम तो आना है। अब आप मेन टॉपिक पढ़ के जाते हो, ये सब पढ़ते नहीं, आपको लगता है लीवरेज की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसमें से आ गया 5 मार्क्स का सम, तो पूरा चैप्टर गया। तो इस हिसाब से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार ये EBIT पता चल गया, फिर तो वो EPS का लेवल पे मालूम पड़ ही जाएगा ना। अब ये EPS ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो क्या? बहुत इजीली मिल जाएगा। 60 लाख इसमें रख दो, 60 लाख इंटू 0.6, 36 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, तो EPS आ जाएगा आपका 9 रुपीज। इसमें भी सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है, समझ आया? इन्होंने किया भी है, ढूंढा हुआ है इलस्ट्रेशन 9 में लास्ट में। बोलो, अब कोई कंफ्यूजन? डन। ये टॉपिक आपको एक बार जाके वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार दिमाग में बैठ गया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंक्लूजन वही है, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब EPS पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा एक EBIT ढूंढो जिसमें आप डेट और इक्विटी का रेशियो कुछ भी रखो, इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। तो ये आपको एक बार देख के आना पड़ेगा, फिर से कुछ नहीं समझ आया तो बता देना। कंबाइंड लीवरेज जो हमने देख लिया था उसमें एक इलस्ट्रेशन 10 है, वो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, जो फॉर्मूला बेस्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां तक रखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल लीवरेज तो नया पॉइंट है, वहां से कल देखेंगे। कुछ नहीं, EPS फाइंड कर लो ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, पूरा सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब तो x पता चल गया, फिर तो आप ये पूरा गिन सकते हो। तो उसमें EPS दोनों में 9 रुपए आएगा, लगा के देख लेना, वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है।